नमस्कार, आप देख रहे हैं वार्षिक टीवी और मैं हूं सुभाष शर्मा। वार्षिक टीवी के इस खास कार्यक्रम खबरों की खबर में आप सबका स्वागत है। आज के प्रोग्राम में हम प्रमुख रूप से दो मुद्दों के ऊपर बातचीत करेंगे। एक मुद्दा राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर है। आज राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए बहुत ही अहम दिन रहा और दूसरा जो मुद्दा है हमारा वो भी राजस्थान असेंबली इलेक्शन से जुड़ा हुआ है, इसलिए उसको भी इसी मुद्दे में समाहित करते हुए हम लेंगे। लेकिन ये मुद्दा बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुद्दा राजस्थान में सरकारी कर्मचारियों के लिए एक नई राह लेकर आया है, एक नई पहल कराएगा राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों से। किस तरह का हाईकोर्ट का आदेश है, इसकी हम चर्चा करेंगे। और साथ जो दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा है वो जुड़ा हुआ है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के एक जिहादी रैकेट को स्पेन में पकड़ा गया है और अब तक जो आतंक के दंश से पीड़ित रहे देश हैं वो ये बातें करते रहे हैं, लेकिन ये अब की बार यूरोप इसकी मार झेलेगा। तो जो ह्यूमन राइट्स के और चैंपियन बने घूमते हैं उनका क्या हाल होने वाला है स्पेन की इस घटना के बाद, ये आज हम बातचीत करेंगे। तो सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं, हमारे पहले मुद्दे की तरफ चल रहे हैं। और हमारा पहला मुद्दा, जैसे हमने आपको बताया, राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर है। राजस्थान विधानसभा चुनाव के लिए आज का दिन अहम इसलिए रहा क्योंकि आज नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। 200 विधानसभा सीटों के इस चुनाव में आज किस तरह से प्रेशर्स आए बागी कैंडिडेट्स के ऊपर, किस तरह से बागी कैंडिडेट्स अभी भी मैदान में कुछ जमे हुए हैं, कुछ ने अपना नाम वापस ले लिए हैं। तो कुल मिलाकर राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो तस्वीर है वो लगभग साफ होती हुई नजर आ रही है। और 25 नवंबर को जो मतदान की डेट है उससे पहले आज 9 नवंबर को नामांकन वापसी का आखिरी दिन था। और अब नामांकन की जांच पूरी हो चुकी है। जिनके रद्द होने थे उनके रद्द हो गए हैं, जिनके एक्सेप्ट होने थे उनके एक्सेप्ट हो गए हैं। जहां तक बात है एक्सेप्ट होने की, तो राजस्थान में मुख्य मुकाबला, जैसा कि हम सब जानते हैं, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में है। इन दोनों ही पार्टियों से अभी तक किसी नेता के नामांकन के रद्द होने की खबर नहीं आई है। जहां तक बात नामांकन वापसी की है, वहां से कई बड़े नाम सामने आ रहे हैं। इनमें सबसे पहला नाम हम लेंगे, सबसे ज्यादा चर्चित इस वक्त जो सीट रही, झोटवाड़ा सीट, जयपुर शहर की। जयपुर शहर की झोटवाड़ा सीट के ऊपर चूंकि ये चर्चित इसलिए है क्योंकि इस पर पिछली बार जो टिकट दिया गया था वो राजपाल सिंह शेखावत को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया था और इस बार राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को वहां से टिकट दिया गया है। राजपाल सिंह शेखावत की यदि हम बात करें तो राजपाल सिंह शेखावत का नामांकन वापसी का ये जो काम हुआ है, शेखावत ने आज अपना नामांकन वापस ले लिया। बागी कैंडिडेट के तौर पर उन्होंने नामांकन भर दिया था। तो आज ये जो नाम वापस हुआ है इसमें बड़े नाम सामने आ रहे हैं। नाम अमित शाह का लिया जा रहा है कि अमित शाह ने राजपाल सिंह शेखावत को फोन पर कहा, समझाया और उन्हें आश्वासन दिया कि आगे पार्टी आपका ध्यान रखेगी। तो राजपाल सिंह शेखावत के बारे में एक जानकारी यह भी है कि राजपाल सिंह शेखावत राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बहुत बड़े लीडर रहे व्यक्ति के कुछ लगते हैं रिश्ते में, तो इसलिए भी ये नाम, पूर्व मंत्री भी रहे हैं राजपाल सिंह शेखावत और भैरव सिंह शेखावत के जमाने में राजपाल सिंह शेखावत को बीजेपी का एक अहम नेता माना जाता रहा है। पिछली बार उनको टिकट मिली थी 2018 में, लेकिन राजपाल सिंह शेखावत उस चुनाव में हार गए थे और कांग्रेस के लालचंद कटारिया ने उनको करीब 11,000 मतों से हराया था। अब एक वजह उनके टिकट कटने की यह भी हो सकती है कि वो चुनाव हार गए थे, या कि फिर राज्यवर्धन सिंह राठौड़ जो हैं ओलंपियन हैं, आर्मी बैकग्राउंड है, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ओलंपिक्स में पदक ले चुके हैं। 2014 में राज्यवर्धन सिंह राठौड़ एमपी बने थे, एकदम जिसको कहते हैं कि नई एंट्री थी और नई एंट्री के बावजूद एमपी नहीं बने, मोदी कैबिनेट में मंत्री भी बनाए गए, राज्य मंत्री थे। तो इसलिए राजपाल सिंह शेखावत से बड़ा नाम है, या तो इसलिए या कि फिर राजपाल सिंह शेखावत चुनाव हार गए थे इसलिए उनकी टिकट कट गई थी और उन्होंने राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को टिकट मिलते ही अपना नाम भर दिया, नामांकन भर दिया और चुनाव लड़ने के लिए तैयारी कर दी, बगावत कर दी। तो बगावत की जो लहर है दोनों पार्टियों में चल रही है, कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों ही अछूती नहीं है। और अब बात यह आती है कि 15 भारतीय जनता पार्टी के अभी भी नेता जो हैं वो बागी के तौर पर मैदान में हैं। कांग्रेस के 11 कैंडिडेट्स अभी बागी हैं। और झोटवाड़ा सीट की यदि हम बात करें, जिसकी कि अभी बात कर ही रहे हैं, तो वहां पर कांग्रेस को भी
भीतरघात की आशंका है, क्योंकि वहां पर लालचंद कटारिया जो मौजूदा एमएलए हैं वहां से, उनकी टिकट काटकर एक नए कैंडिडेट को, अभिषेक चौधरी को टिकट दिया गया है। तो यहां पर भी एक तरह का मामला पेच फंसा हुआ है। तो अब बात करते हैं हम सूरसागर सीट जो है जोधपुर की। यहां से कांग्रेस के बागी रामेश्वर दादीच, जो कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत से उनका चेहरा मिलता है, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि अशोक गहलोत जी हैं या कि रामेश्वर दादीच हैं, तो इन्होंने भी कांग्रेस से बागी के तौर पर अपना नामांकन दाखिल किया था। आज इन्होंने अपना नामांकन वापस ले लिया है, यानी कि पार्टी की लाइन में आग खड़े हुए हैं और बगावत जो थी वो बंद हो गई है। और यहां पर यदि हम बात करें तो सूरसागर से कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी घोषित किया शहबाज खान को, जो कि एक नया चेहरा है। और रामेश्वर दादीच का यह भी कहना था कि एक नए आदमी को मेरे सामने टिकट दिया गया, जबकि मैंने पूरे जीवन कांग्रेस पार्टी को सींचा है, घर फूंक दिया है मेरा। बड़ी सादली सीट राजस्थान की यदि हम देखें तो पूर्व विधायक जो है कांग्रेस के प्रकाश चौधरी ने भी बागी के तौर पर पर्चा दाखिल किया था, उन्होंने भी आज नाम वापस ले लिया है। और इसके अलावा बांसवाड़ा विधानसभा सीट की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी से बागी हकरू मैडा ने अपना नाम वापस ले लिया है। अब इस सीट पर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में सीधी टक्कर देखने को मिलेगी। और बांदीकुई विधानसभा पर भी ऐसा कोई मामला है जिसमें कि बीजेपी के बागी पूर्व जिला प्रमुख विनोद शर्मा ने नामांकन आज वापस ले लिया है। इस सीट पर कांग्रेस ने गजराज खटाना को अपना प्रत्याशी घोषित किया था। इसके बाद विनोद शर्मा ने पार्टी से बगावत कर दी थी। और यदि हम बात करें बाड़ी विधानसभा की, जो धौलपुर जिले की सीट है, बीजेपी से बागी विष्णु सिंगल ने पार्टी प्रत्याशी गिरिराज सिंह मलिंगा के समर्थन में अपना नाम वापस ले लिया है। और सिविल लाइंस सीट जयपुर शहर की यदि हम बात करें तो भाजपा को यहां पर राहत मिली है। बीजेपी के बागी रणजीत सिंह सोडाला ने आज नाम वापस ले लिया है। अब सिविल लाइंस से भारतीय जनता पार्टी के गोपाल शर्मा, जो कि पेशे से पत्रकार हैं, एक अखबार के संचालक हैं, उनका और अशोक गहलोत की सरकार में मौजूदा मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास का सीधा मुकाबला होना है। चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी की कोशिशें फैल हुई हैं और बागी जो हैं वो अभी मैदान में डटे हुए हैं। तो यहां पर हम बता दें आपको कि जो बागी विधायक पूर्व विधायक थे चंद्रभान सिंह आक्या, अब यहां बात आती है कि आक्या का टिकट काटा गया विधायक होते हुए, और वहां पर जयपुर शहर की विद्याधर नगर सीट से जिनको टिकट दिया गया था पिछली बार के चुनाव में, उनका टिकट काटा गया। वो विधायक थे नरपत सिंह राजवी, उनका टिकट काटकर उनको चित्तौड़गढ़ भेजा गया। तो चित्तौड़गढ़ में भारतीय जनता पार्टी को अभी भी बगावत का सामना करना पड़ रहा है। और डूंगरपुर जिले के 84 विधानसभा से कांग्रेस के बागी को मनाने कांग्रेस के नेता उनके घर पहुंचे, लेकिन बैरंग लौटना पड़ गया। यहां कांग्रेस से पूर्व सांसद और पूर्व जिला प्रमुख ताराचंद भगोरा मैदान में हैं। और वहीं टिकट नहीं मिलने से नाराज कांग्रेस के प्रदेश महासचिव महेंद्र बरजोड़ ने निर्दलीय नामांकन भरा है। और यदि हम बात करें कांग्रेस की तो बड़े नेताओं की यदि हम बात करें तो सरदार शहर से टिकट मिला अनिल शर्मा को, लेकिन राजकरण चौधरी सरदार शहर से बागी हैं, निर्दलीय के तौर पर लड़ रहे हैं और अभी भी डटे हुए हैं। मसूदा में राकेश पारिक को कांग्रेस ने टिकट दिया है। ब्रह्मदेव कुमावत पूर्व विधायक हैं, संसदीय सचिव, ये अभी भी डटे हुए हैं मैदान में। हिंडौन सिटी से ब्रजेश जाटव मैदान में डटे हुए हैं, बीएसपी से अब उनको टिकट मिला है। और यदि हम बात करें मनोर थाना की तो यहां पर कैलाश मीणा पूर्व विधायक हैं, ये निर्दलीय के तौर पर डटे हुए हैं। बड़ी सादरी प्रकाश चौधरी, जैसा हमने बताया, नाम वापस हो चुका है इनका। और नागौर में हरेंद्र मिर्दा के खिलाफ हबीबुर रहमान पूर्व मंत्री हैं, ये निर्दलीय के तौर पर अभी भी कांग्रेस के लिए परेशानी खड़ी कर रहे हैं। अजमेर दक्षिण में द्रौपदी कोली को टिकट दिया है कांग्रेस ने, लेकिन हेमंत भाटी जो कि पीसीसी सदस्य हैं अभी भी मैदान में है। और पुष्कर में नसीम अख्तर इंसाफ को टिकट दिया है। वहां श्री गोपाल बाहेती पूर्व विधायक हैं, बहुत ही मजबूत व्यक्ति हैं, पुष्कर की जनता में बहुत पॉपुलर हैं, ये मैदान में टिके हुए हैं। नगर वाजिब अली को टिकट मिला है, लेकिन वहां डॉक्टर गोविंद शर्मा 3 बार से जिलाध्यक्ष हैं पार्टी के, वो निर्दलीय के तौर पर खम ठोक रहे हैं। शाहपुरा मनीष यादव को टिकट दिया है पार्टी ने, लेकिन आलोक बेनीवाल जो मौजूदा विधायक हैं वो निर्दलीय के तौर पर बगावत पर उतारू हैं। और सूरसागर से जैसा हमने आपको बताया, रामेश्वर दादीच पूर्व मेयर जोधपुर ने टिकट अपना नामांकन वापस लिया है, टिकट न मिलने की नाराजगी
उन्होंने अब शायद अपनी पार्टी में एक तरह से आस्था जता दी है। और यदि सिवाना की बात करें तो मानवेंद्र सिंह को टिकट दिया गया है। वहां सुनील परिहार पूर्व अध्यक्ष जो हैं राजसीको के, वो अभी भी निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। राजगढ़ लक्ष्मणगढ़ की यदि बात करें तो मांगेलाल मीणा को टिकट मिला है, लेकिन जौहरीलाल मीणा मौजूदा विधायक जो हैं वो निर्दलीय के तौर पर वहां मैदान में अभी भी टिके हुए हैं। इस तरह से कांग्रेस के समीकरण ये बागी बिगाड़ते हुए नजर आ रहे हैं। तो यदि हम भारतीय जनता पार्टी की बात करें तो सांचौर से देवजी भाई पटेल को टिकट मिला है, लेकिन जीवाराम चौधरी पूर्व विधायक जो हैं वो निर्दलीय के तौर पर मैदान में हैं। झोटवाड़ा में जैसा हमने आपको बताया राजपाल सिंह शेखावत ने नाम वापस ले लिया है। चित्तौड़गढ़ में नरपत सिंह राजवी के सामने चंद्रभान सिंह आक्या निर्दलीय के तौर पर अभी मान नहीं रहे हैं। और शिव से स्वरूप सिंह खारा, रविंद्र सिंह भाटी यहां पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष हैं, ये निर्दलीय के तौर पर स्वरूप सिंह खारा को भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी की एक तरह से हालत खराब किए हुए हैं। सूरतगढ़ से राम प्रताप कासनिया को टिकट दिया है भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन राजेंद्र भादु पूर्व विधायक अभी भी उनकी नींद हराम किए हुए हैं। डीडवाना में जितेंद्र सिंह जोधा, इनके खिलाफ यूनुस खान जो हैं पूर्व मंत्री हैं, वसुंधरा राजे खेमे के खास माने जाते हैं। इनको इस बार टिकट नहीं मिला। पिछली बार टोंक में ये सचिन पायलट के खिलाफ चुनाव लड़कर हार चुके हैं, लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी ने यूनुस खान को टिकट नहीं दिया। तो डीडवाना से यूनुस खान अभी भी निर्दलीय के तौर पर बागी उम्मीदवार हैं। बयाना से यदि हम बात करें तो बच्चू सिंह बंशीवाल को टिकट दिया गया है, लेकिन डॉक्टर रितु बनावत जिला अध्यक्ष जो हैं उनकी पत्नी हैं, ये अभी भी निर्दलीय के तौर पर वहां मैदान में हैं। लाडपुरा से कल्पना देवी को टिकट दिया गया है, लेकिन भवानी सिंह राजावत जो हैं कोई टाइम में वसुंधरा राजे के बहुत नजदीक हुआ करते थे और मंत्री भी रहे हैं और 3 बार विधायक रहे हैं। तो लाडपुरा से इनको टिकट नहीं दिया गया और कल्पना देवी को टिकट दिया गया है। तो भवानी सिंह राजावत जो हैं वो निर्दलीय के तौर पर वहां मैदान में डटे हुए हैं। खंडेला से सुभाष मील को टिकट दिया है पार्टी ने, भारतीय जनता पार्टी ने, लेकिन बंशीधर बाजिया जो हैं पूर्व मंत्री हैं और मजबूत पकड़ है उनकी, तो वो निर्दलीय के तौर पर अभी भी मान नहीं रहे हैं। झुंझुनू में बबलू चौधरी को टिकट दिया है। राजेंद्र भाबू जो हैं ये पूर्व प्रत्याशी हैं और जिला उपाध्यक्ष हैं। पिछली बार राजेंद्र भाबू को मैदान में उतारा गया था, इनके ऊपर किस्मत इनकी साथ नहीं दे पाई, लेकिन इस बार वो बबलू चौधरी जो भाजपा के प्रत्याशी हैं उनके खिलाफ बागी के तौर पर मैदान में हैं। पिलानी से राजेश दहिया को टिकट दिया गया है, पार्टी ने टिकट दिया, लेकिन कैलाश मेघवाल जो हैं उनके खिलाफ लड़े हुए हैं। ये पूर्व प्रत्याशी हैं और पूर्व विधायक के बेटे हैं, ये निर्दलीय के तौर पर खम ठोके हुए हैं। शेखावाटी की एक और सीट पिलानी के अलावा यदि हम बात करें फतेहपुर की, तो वहां श्रवण चौधरी मैदान में हैं भारतीय जनता पार्टी के अधिकृत प्रत्याशी के तौर पर, लेकिन मधुसूदन भिंडा पूर्व प्रत्याशी हैं और पालिका अध्यक्ष हैं। और यदि हम बात करें तो ब्राह्मण समुदाय में इनकी बहुत अच्छी पकड़ है, ये निर्दलीय के तौर पर भारतीय जनता पार्टी की हालत खराब किए हुए हैं। कोटपुतली की यदि हम बात करें, ये तंवरवाटी की सीट है। हंसराज पटेल गुजर को यहां से टिकट दिया है पार्टी ने, लेकिन मुकेश गोयल जो हैं वो पूर्व प्रत्याशी हैं और बागी के तौर पर मैदान में अभी भी टिके हुए हैं। बस्सी चंद्रमोहन मीणा जो रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, इस बार भारतीय जनता पार्टी ने इनके ऊपर दांव खेला है, लेकिन जितेंद्र मीणा जो हैं पूर्व मंत्री हैं, राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त थे और छात्र नेता भी रहे हैं और वसुंधरा राजे खेमे के नजदीक माने जाते हैं। ये अभी भी चंद्रमोहन मीणा के खिलाफ बगावत करके खम ठोक रहे हैं। शाहपुरा जो भीलवाड़ा जिले की सीट है, ये एससी के लिए रिजर्व सीट है। यहां पर भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता रहे, पूर्व मंत्री, पूर्व विधानसभा अध्यक्ष रहे कैलाश मेघवाल का टिकट काटकर इस बार लालाराम बैरवक के ऊपर किस्मत आजमाई है यहां, लेकिन कैलाश मेघवाल जो हैं ये खुद बागी के तौर पर चुनाव लड़ रहे हैं। और अनूपगढ़ की सीट के ऊपर संतोष बावरी को टिकट दिया गया है, लेकिन 2013 में बीजेपी की विधायक रही शिमला बावरी ने इनके खिलाफ अपना मोर्चा खोल दिया है। इस तरह से यदि हम देखें तो भारतीय जनता पार्टी को भी बगावत का दंश झेलना पड़ रहा है। माना यह जाता रहा है अब तक कि भारतीय जनता पार्टी के लोग काडर बेस पार्टी है चूंकि, इसलिए बगावत नहीं करते हैं, लेकिन अब चूंकि इस बार अब एक और बात है। ये तो बात रही कि नामांकन वापसी के दिन क्या क्या हुआ है। अब बात कर लेते हैं कि इस वक्त सवाल क्या क्या है जनता के बीच में। जहां भी आप बैठते हैं राजस्थान में यदि आप जाएंगे तो 2 सवाल प्रमुख तौर पर आ रहे हैं। एक सवाल यह कि किस पार्टी की सरकार बनेगी और दूसरी बात यह कि मुख्यमंत्री कौन होगा।
तो चूंकि इस बार भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज्यादा हैं, तो बागी लोग भी ज्यादा हैं, क्योंकि सबको ये लग रहा है कि इस बार पार्टी सत्ता में आ रही है, तो क्यों नहीं बागी के तौर पर भी यदि चुनाव लड़ लेंगे और जीत जाएंगे तो पार्टी वापस ले लेती है, चूंकि पहले से कायदा देखा जाता है और पार्टियां माफ कर देती है। अभी हाल में कांग्रेस की जो सरकार थी, अशोक गहलोत ने जो सरकार बनाई, सचिन पायलट की जगह मुख्यमंत्री बने, उन्होंने भी बागी जीतकर आए जो कैंडिडेट थे, जो निर्दलीय जीतकर आए कैंडिडेट थे, उनको अपने साथ लिया और बाद में अपना एडवाइजर तक बनाया उनको, और अब की बार उनको टिकट भी दिए गए। भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा ही हाल है, पार्टी छोड़कर गए हुए, पार्टी के खिलाफ लड़े हुए वापस आ जाते हैं लोग, और अंत में विजेता कौन, तो जीतने वाले के साथ सारी चीजें सकारात्मक हो जाती है, ऐसा देखने में आया है। तो इस बार ऐसा लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी नहीं बन पाए, जो उनके कार्यकर्ता थे पार्टी के, वो भी इस बार कुछ जगहों पर किस्मत आजमाना चाहते हैं। तो पहले सवाल का जवाब ये कि भारतीय जनता पार्टी के चांसेस ज्यादा लग रहे हैं, और दूसरे सवाल का जवाब ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा। तो दोनों ही दलों की बात यदि हम करें तो दोनों ही दलों में यदि दोनों दल ये मानकर चल रहे हैं लोग कि कांग्रेस के भी चांसेस हैं, तो भी ऐसा नहीं लगता कि कांग्रेस में अशोक गहलोत के अब कोई मुख्यमंत्री बनने के चांसेस होंगे। अव्वल तो पार्टी को इतना बहुमत नहीं मिलने वाला है। दूसरी बात, भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, भारतीय जनता पार्टी में यदि सरकार बनाने लायक बहुमत आता है, जो कि दिख रहा है, लोग बातें कर रहे हैं, और अभी की यदि हम बात करें, आज की स्थिति की बात करें, तो इन बागी कैंडिडेट्स के बावजूद भारतीय जनता पार्टी की साख और लोकप्रियता दिनों दिन बढ़ रही है। अब यह बात अलग है कि पार्टी इस पर कितना काम कर रही है, किस तरह से अपनी सभाएं करा रही है, किस तरह से अपना मीडिया मैनेजमेंट कराती है, यह भी डिपेंड करेगा। लेकिन आज की यदि हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी प्लस में जाती हुई दिख रही है। ऐसे में मुख्यमंत्री लगता नहीं कि पहले के कोई जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनका कोई चांस इस बार बन रहा है। तो ये राजस्थान विधानसभा चुनाव की जो हलचल इस वक्त चल रही है उसके बारे में हमने आपको अपडेट दिया है। राजस्थान विधानसभा चुनाव से ही जुड़ी हुई एक और खबर है, जिसने कि अब ये बहुत इंपॉर्टेंट खबर हम आपको दे रहे हैं, ये चूंकि राजस्थान के सभी सरकारी कर्मचारियों से जुड़ चुकी है खबर। अब ये खबर इतनी इंपॉर्टेंट है कि अब राजस्थान के सरकारी कर्मचारियों को चुनाव में उतरने से पहले डरने की जरूरत नहीं। अब तक यह माना जाता था कि चुनाव लड़ने से पहले आपको इस्तीफा देना पड़ेगा, और यदि हारे या जीते तो भी आप दोबारा नौकरी में नहीं आ सकते। यह आपकी रिस्क थी कि आपने नौकरी छोड़ दी। अब आप लोकतंत्र के इस हवन में आहुति देने के लिए जा रहे हैं। यदि आहुति में आपके हाथ जल गए तो भी ठीक है, नहीं जले और जीत गए तो भी ठीक है। सरकारी नौकरी आपको वापस ज्वाइन नहीं होने देने, यह कानून कायदा था। लेकिन राजस्थान हाईकोर्ट ने एक अहम फैसले में बहुत इंपॉर्टेंट गाइडलाइन तय कर दी है, और यह गाइडलाइन इतनी अहम बनेगी कि आगे आने वाले दिनों में राजस्थान के सरकारी जो चुनावी दंगल, सरकारी कर्मचारियों के लिए चुनावी दंगल जो होगा वो बहुत आसान हो जाएगा। और ये आगे आने वाले दिनों में आपको एक हो सकता है कि अच्छे दिनों की शुरुआत भी दिखाई दे, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो कंपटीशन की तैयारी करते करते बाल सफेद कर लेते हैं, जो पढ़ाई में ही लीन रहते हैं, लगन लगी रहती है, जिनके डूबे रहते हैं, क्योंकि सरकारी नौकरी पाना आसान नहीं, चाहे वो रिजर्व क्लास का ही हो। रिजर्व क्लास में भी कुछ खास कम्युनिटीज ही हैं, उन्हीं को फायदा मिल रहा है, बाकी तो बेचारे अभी भी वंचित ही हैं, उनको कोई खास फायदा नहीं मिल रहा है, क्योंकि पढ़ने लिखने के लिए भी साधनों की जरूरत पड़ती है। तो बिना डिग्री के तो हमारे यहाँ कोई कायदा ही नहीं है कि बिना डिग्री के नौकरी मिल जाएगी आप। तो बहुत कम्युनिटीज ऐसी हैं, बहुत परिवार ऐसे हैं जो डिग्री तक नहीं पहुंच पाते हैं, प्राइमरी स्कूल मिडिल स्कूल तक ही वो दम तोड़ देते हैं, निकल जाते हैं, और कहीं ना कहीं मजदूरी करने निकल जाते हैं। कुछ कम्युनिटीज हैं जो ये रिजर्वेशन का फायदा उठाती हैं, हम उनका नाम यहां नहीं ले रहे, आज उनकी कोई हम बात नहीं कर रहे, लेकिन ये जरूर है कि चाहे वो जनरल कास्ट हो चाहे वो रिजर्व क्लास हो, दोनों को ही डिग्री लेनी पड़ती है, और बहुत कम लोग उसमें चांस पा पाते हैं सरकारी नौकरी। तो सरकारी नौकरी करने वाले जो लोग हैं वो, यदि हम पढ़े लिखे होने की बात करें, जो भी शिक्षा का पैटर्न हमारे यहाँ है उसी की बात हम कर रहे हैं। अभी कोई नयापन तो कोई इन सरकारों के न तो दम है, न तो अंग्रेजों से सत्ता हासिल करने वाली कांग्रेस में दम थी, और नए 9 साल 9.5 साल से लगे हुए लोग हैं, इनमें कोई दम है कि आमूलचूल परिवर्तन करके और देशज इंडिजिनस कोई हमारा सेटअप खड़ा कर सके।
ये तो नहीं हो पाएगा, अभी तो कोई उम्मीद नहीं है, कोई गुंजाइश दिखाई नहीं देती है। तो जो मौजूदा मैकोलियन पैटर्न के आधार पर जो शिक्षित हुए लोग हैं, जो जिनको हम लिटरेट कहते हैं, वो लोग फिलहाल यदि हम देखें तो उन लोगों में सबसे ज्यादा मेहनत वही कर रहे हैं, कम से कम कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, तो सालों लग जाते हैं। तो उनको लेकिन चुनाव लड़ने से रोका हुआ था। अब ये किस तरह की साजिश थी, ये समझने से बाहर है। और जो व्यक्ति कभी कोई पढ़ाई नहीं करी, जिसने कभी कहीं स्कूल नहीं गया, कॉलेज नहीं गया, वो भी चुनाव लड़ रहा है, और वो एमपी बन रहा है, बाद में मंत्री बन रहा है, भारत सरकार का भाग्य विधाता बन गया। राज्यों की स्थिति है कि कई अनपढ़ लोग पहुंच गए। अब ठीक है, उनका संघर्ष अपनी जगह होगा, वो भीड़ से संघर्ष करते हैं, लड़ते हैं, लाठी पटंगा करते हैं, वो एक अलग रास्ता है जीवन का। लेकिन पढ़े लिखे लोगों के लिए, जो सरकारी अफसर थे, सरकारी नौकरी कर रहे थे, जो कि हम दावे के साथ कह सकते हैं कि पढ़ा लिखा आदमी है, दुनियावी जो दस्तूर है, जो पूरे वैश्विक स्तर पर जो चीजें चल रही हैं, उनको जानने समझने वाला व्यक्ति ही पढ़ा लिखा हो सकता है। तो उस पढ़े लिखे व्यक्ति के सामने अब ऑप्शन खुल गया है, और यह ऑप्शन इसलिए खुला कि राजस्थान हाई कोर्ट ने एक डॉक्टर के मामले में, सरकारी डॉक्टर ये चुनाव लड़ना चाह रहे थे। ये 43 साल के डॉक्टर दीपक घोगरा हैं, जो भारतीय ट्राइबल पार्टी बीटीपी से डूंगरपुर विधानसभा सीट से चुनाव लड़ना चाह रहे थे, और इन्होंने हाई कोर्ट में अपनी एक दरखास्त दी कि साहब मैं चुनाव लड़ना चाहता हूं, लेकिन मेरे सामने दिक्कत यह है कि मेरे को सरकारी नौकरी छोड़नी पड़ेगी, लेकिन मैं चाहता हूं कि यदि मेरी सरकारी नौकरी न छूटे तो मैं पढ़ा लिखा हूं, चूंकि मैं भाग्य आजमाना चाहता हूं, राजनीति में पढ़ा लिखा होने के नाते मैं आगे आना चाहता हूं। तो हाईकोर्ट ने इनकी याचिका के ऊपर फैसला दिया है, और जस्टिस पुष्पेंद्र सिंह भाटी ने आदेश दिया है कि याचिकाकर्ता को विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए डॉक्टर की नौकरी, जो कि मेडिकल ऑफिसर से ताल्लुक रखते हैं, ये मेडिकल ऑफिसर हैं, इस नौकरी से रिलीव कर दिया जाए और इनको चुनाव लड़ने दिया जाए। और डॉक्टर घोगरा से हाईकोर्ट ने यह कहा कि यदि आप चुनाव हार जाते हैं तो आप वापस से नौकरी ज्वाइन कर सकते हैं, और सरकार को आदेश दिया कि इनको नौकरी ज्वाइन करने की अनुमति दी जाए यदि हार जाते हैं तो ये इस तरह का मामला है। डूंगरपुर से चुनाव लड़कर यदि डॉक्टर दीपक घोगरा चुनाव जीत भी जाते हैं तो भी ये एक परिपाटी तो बनेगी, ये एक माइलस्टोन तो तय हो जाएगा। और यदि हम बात करें तो एक और मामला भी आया है इस तरह का, जो मध्य प्रदेश से आया है। राज्य प्रशासनिक सेवा की अफसर निशा बांगरे को लेकर भी एक मामला इस तरह का आया था, लेकिन राजस्थान में यह अब तय हो गया है कि कोई भी सरकारी कर्मचारी अधिकारी अब बिना नौकरी से हाथ धोए अपना काम चुनाव लड़ने का कर सकता है। यदि वो हार जाता है तो भी उसकी नौकरी नहीं जाएगी, और जीत जाता है तो वो सदन में बैठेगा, सदन का सम्मानित सदस्य होगा। तो ये इस तरह का एक बहुत ही अहम जजमेंट आया है जिसकी की चर्चाएं चल रही हैं। अब बात करते हैं हम पाकिस्तान की, जहां पर की एक जबरदस्त ऐसी जानकारी है, चूंकि आप सब जानते हैं कि पाकिस्तान को क्यों लोग आतंकिस्तान कहते हैं। आतंकिस्तान कहने की वजह कोई छोटी मोटी वजह नहीं है। पाकिस्तान ही एक कंट्री है जिसने पहले आतंक मचाकर अपना एक अलग कंट्री लिया, फिर वहाबी मूवमेंट का हिस्सा बना अमेरिकन डॉलर्स के बहाने से, क्योंकि रशिया यूएसएसआर था, यूएसएसआर को तोड़ना था। आतंक की फैक्ट्री बनते हुए देर नहीं लगी, डॉलर्स ऐसे बरसे अमेरिका की मेहरबानी से, और पेट्रो डॉलर्स सऊदी अरब की मेहरबानी से, क्योंकि सऊदी अरब को उकसा रहा था अमेरिका, और फिर मुजाहिदीन तालिबान खड़े हुए। इसमें पाकिस्तान का एकमात्र इंटरेस्ट था। पाकिस्तान का जो सीधा सीधा इंटरेस्ट है वो पूरी दुनिया में इस तरह का नहीं है, लेकिन एक तो दिल्ली का लाल किला कैसे जीता जाए, और दूसरा पाकिस्तान बनने की मुखालफत करने वाला जो काबुल है उसको किस तरह से कंट्रोल में लिया जाए, क्योंकि मुगलों की जो डायनेस्टी के वारिस है वो आज भी मानते हैं कि अफगानिस्तान मुगलों के अंडर में रहा है। तो लाल किला मुगलों के अंडर में और अफगानिस्तान, ये सब आ गया तो फिर वापस से इस्लाम की हुकूमत पूरे भारतीय उपमहाद्वीप के ऊपर, बर्रे सगीर के ऊपर, इंडियन सब कॉन्टिनेंट के ऊपर हो जाएगी मुसलमानों की। ये इनका टारगेट है। अब इस टारगेट में इन्होंने जो मोटी बाइट जिसको कहते हैं, जो मुंह में फंस गई है,
वो ये कि पूरी दुनिया में इस्लाम लाना है। ये वहाबी मूवमेंट है, इसमें पाकिस्तान का लेना देना नहीं। वहाबी मूवमेंट का ये मसला है कि पूरी दुनिया में अल कायद होना है, एक कायदा जो हम चलाना चाहते हैं। तो वहाबियों ने पाकिस्तान को उस समय पैसा देकर खड़ा किया, क्योंकि वहाबियों के पास लड़ने के लिए आदमी नहीं थे। वो जमाना अलग था जब मोहम्मद कासिम का या कि और जो खलीफे थे उनका जो मसला था वो अलग था। उस टाइम तो अरब के पास में खूब सारे लोग थे जो बेरोजगार थे। अफ्रीकन जो ये बर्बर जातियां थी खूब मिल रही थी, उनको गुलाम भी मिल रहे थे। मुसलमानों ने पूरी एक खेप गुलामों की तैयार करके अमेरिका तक भेजी। तो उस समय तो अरब के पास में लोग थे, लेकिन अब अरब के पास लोग नहीं है, क्योंकि अरब के पास में पेट्रोल है, अरब के पास में जखीरा है, जमीनी जखीरा इतना बड़ा है कि उनको वहीं फुर्सत नहीं है। तो वो किसी को लड़ने के लिए भेजेंगे क्या? लड़ने के लिए तो वो जाएगा जिसको कुछ लूट का माल मिल सके। तो पाकिस्तान के पास बेरोजगारी की फौज थी, अमेरिकन डॉलर थे और अरब का पेट्रो डॉलर था। ये एक जिहाद का पूरा नक्शा बना। और उस समय जो लोग कहते हैं ये बात कि मोहम्मद अली जिन्ना इस तरह के नहीं थे, वहीं से चालू हो चुका था। वैसे तो लियाकत अली भुट्टो के बारे में लोगों की बहुत गलतफहमी है कि वो कोई डेमोक्रेटिक वगैरह था। ऐसा नहीं है। मुजाहिदीनों के काम की शुरुआत भुट्टो के जमाने में हुई है और बाद में जिया उल हक। तो पाकिस्तानियों ने पूरी दुनिया में, अब खासतौर पर यूरोपियन वर्ल्ड में और अमेरिका की दुनिया में अपने इसी तरह के रैकेट छोड़ रखे। ताजा खबर यह है कि 14 पाकिस्तानियों को स्पेन की सरकार ने इस आधार पर गिरफ्तार किया है कि वो वहां पर जिहाद फैला रहे थे। और ये 14 पाकिस्तानी कौन लोग हैं? ये हैं तहरीक-ए-लब्बैक के लोग। मौलाना साद आपने बहुत बार देखा होगा टीवी के ऊपर, जो फ्रांसीसी राजदूत को बाहर पाकिस्तान से भगाने के लिए आंदोलन कर चुका है। मौलाना साद अभी जो है इसका बाप भी मर चुका। ये लब्बैक रसूलुल्लाह के लोग हैं। लब्बैक रसूलुल्लाह का मतलब है कि रसूल यानी प्रॉफेट यानी पैगंबर मोहम्मद साहब की जो विरासत है उसके लिए खड़े होकर लड़ने वाले लोग और उनके लिए जान दे देने वाले लोग, पैगंबर के लिए जान दे देने वाले लोग लब्बैक पार्टी कहलाती है। तो तहरीक लब्बैक इस पार्टी का नाम है। टीएलपी सत्ता में भी है, मतलब भागीदारी कर चुकी है। कट्टरपंथी मुसलमानों की पार्टी है, मौलानाओं की पार्टी है। और इसके जो अभी हेड हैं मौलाना साद, इनके पिता इमरान खान की सरकार के दौरान सड़कों के ऊपर कंटेनरों के ऊपर चढ़ गए थे, धरना प्रदर्शन किया था प्रॉफेट के कार्टून छपने के मामले के खिलाफ, जो कि फ्रांस में हुआ था। उस वक्त इस मौलाना साद ने यह कहा था कि इस फ्रांसीसी राजदूत को, फ्रांसीसी सफीर को पाकिस्तान से भगाया जाए, लेकिन इमरान खान मजबूर था। मौलाना की बात इनकार की गई और सेना ने भी इनकार किया और मौलाना को कोरोना हो गया। कोरोना की अवस्था में गिरफ्तार कर लिया गया और गिरफ्तारी में ऐसा बताया जाता है, माना जाता है कि कोरोना हुआ नहीं था, पाकिस्तान की आर्मी ने उसको इंजेक्शन देके सदा के लिए अलविदा करा दिया। क्योंकि पाकिस्तान में आर्मी के खिलाफ आप कुछ नहीं कर सकते। आप कितने बड़े लब्बैक होंगे, तहरीक लब्बैक आप चला रहे होंगे, रसूल के ठीक है आप होंगे मुरीद, लेकिन आर्मी है। आर्मी अपने आप को खलीफा मानती है और खलीफा उसको कहते हैं जिसका हुक्म सबसे ऊपर होता है। अभी इजराइल और हमास की जो जंग चल रही है, इसमें जो इजराइल जिस जगह पे बना है और जहां ये फलस्तीनी लोग अपने आप को फलस्तीनी कहते हैं, ये सारी जो जगह थी ये पहले ओटोमन कैलिफ की जगह थी, उस्मानिया खिलाफत की जगह थी। उस्मानिया खिलाफत के अंडर में थे इजराइल का अल अक्सा मस्जिद यरूशलेम की और मक्का मदीना। ये चीजें जिसके अंडर में होती हैं वो खलीफा होता है। और चूंकि पाकिस्तान अपने आप को रियासत मदीना कहता है, इसलिए पाकिस्तान की आर्मी अपने आप को खलीफा मानती है, वहां और किसी की नहीं चल सकती। इसलिए टीएलपी के मौलाना साद को आर्मी ने पकड़ा और सदा के लिए कब्र में पहुंचा दिया। अब उसका बेटा है। इस बेटे के ये जो फॉलोअर्स हैं, 14 लोग पकड़े गए हैं स्पेन में। अब यूरोपियन वर्ल्ड को पता लगेगा कि जिहाद असल में क्या होती है। और ये जो माइनॉरिटी के लिए, जिसको ह्यूमन राइट चैंपियन कह सकते हैं आप, ह्यूमन राइट्स की चैंपियनशिप करने वाले जो कंट्रीज हैं, स्पेन, बेल्जियम, पोर्तुगीज या आपकी इटली, जर्मनी, इवन इंग्लैंड, इवन अमेरिका, जबकि
9/11 का सदमा झेल चुका अमेरिका। वही कनाडा, जहां पर आज सबसे ज्यादा जिहादी घूम रहे हैं कनाडा की सड़कों पर। टोरंटो इस वक्त जिहादियों का गढ़ है, जैसे कि काठमांडू है हमारे बगल में। क्योंकि हमें जीतने के लिए ऐसा नहीं कि एक दिशा से ही हमला करेंगे ये लोग, सोची समझी साजिश। उधर केरल से करेंगे, इधर वेस्ट बंगाल से करेंगे, बंगाल से करेंगे, इधर नेपाल से करेंगे। आजकल अरुणाचल, मिजोरम, मणिपुर में भी काफी काम हो रहा है। इधर जम्मू कश्मीर है ही ऊपर, इधर पंजाब है। तो चारों तरफ से हम वी विल कट हिंदुस्तान इनटू 1000 कट्स, ये फिलोसफी इनकी चल रही है। लेकिन बहरहाल वो तो कब होगी ये बात अलग है। लेकिन अब ये पाकिस्तान में जिस तरह का संकट आया हुआ है, अब इनकी जिहाद जो है वो यूरोप में इस तरह से हावी हो रही है। तो स्पेन की सरकार ने, स्पेन की पुलिस ने 14 पाकिस्तानी को पकड़ लिया है। अब पोल खुलने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। तो ये था आज का हमारा प्रोग्राम। आपने हमें ज्वाइन किया, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। आई विश यू गुड लक, सक्सेस एंड हैप्पीनेस। थैंक यू सो मच।